मतलब मैंने रिकॉर्डिंग पे डाल दिया है, और थैंक यू प्लीज सर। स्टार्ट कर सकते हैं। Good evening, students. Today, we'll start with problems arising due to deprivation in child development. Unit 4 जो है वो मीडिया को related है, because Unit 4 and Unit 8 almost same है. So I'll talk about Unit 4 with Unit 8 when I'm discussing that. Okay. So problems arising due to deprivation. ये हमारा Unit 5 है. इधर मुझे एक quote याद आ रही है, which is very actually relevant, and we not use this term in this lesson, but it is also important. And the term is, it is better to have loved and lost than to have never been loved at all. So अगर ये हम quote को देखें, तो would you be able to tell me कि what does this quote actually explain? Somebody? मैम रिपीट करोगे एक बार कोड को? It is better to have loved and lost than to have never been loved at all. इसमें लव की इम्पोर्टेंस बताइए कि लव है, जो अगर लव है तो सब कुछ है, अगर लव नहीं है तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और कोई different opinion? अगर इसमें ये है कि अगर आपको प्यार मिल रहा है तो आप उसकी वजह से अगर कहीं खो भी जाते हो, गुम भी जाते हो, कोई प्रॉब्लम भी होती है, तो दैट इज ऑल्सो ओके विद दैट पर्सन। बट अगर आपको कि आपको बिल्कुल प्यार नहीं मिल रहा तो वो ज्यादा हानिकारक है उसके लिए, समथिंग लाइक दैट। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। कोई थर्ड ओपिनियन है इस बारे में? Anybody interpreting it differently? दोनों ने सेम कहा है, सही कहा है to some extent. So to have loved and lost, that means क्या हुआ, कौन सी टर्म ये यूज हो रही है? डेप्रिवेशन। कि हमें पता है कि प्यार क्या होता है, हमें पता है कि अटैचमेंट क्या होती है, हमें थोड़ी देर मिली पर फिर किसी वजह से, या कह लो व्हाट वी कॉल ब्रेड क्रम्स मिले, लेकिन हमें पूरी तरह से वो कंप्लीट, जो कहते हैं, जो हमें कंप्लीट करे उस तरीके का कोई अफेक्शन या अटैचमेंट नहीं मिली. सो वी आर डिप्राइव्ड, वी फील डिप्राइव्ड. बट व्हेन वी से वी नेवर बीन लव्ड एट ऑल, दैट मीन्स इट इज प्राइवेशन. बिल्कुल भी हमें फीलिंग ही नहीं पता हाउ टू गेट अटैच टू समबडी. हम बिल्कुल ही उस एक फीलिंग से, लव की फीलिंग से, केयर की फीलिंग से, अटैचमेंट की फीलिंग से हम डिप्राइव्ड है टोटली. वी हैव deprived kya, as the term it says, privation. So we don't know at all what love is all about. So when we say that it is better to have loved and lost, at least हमें कुछ फीलिंग हुई, हम डिप्राइव्ड हैं इस टाइम पे, पर हमें कुछ फीलिंग, कुछ एम्पैथी हमारे अंदर है, बिकॉज वी नो व्हाट इट फील्स लाइक. बट अगर हम प्राइवेशन की तरफ हैं, अगर हमें बिल्कुल भी कभी कोई फीलिंग नहीं आई, सो वी डोंट नो व्हाट इट इज ऑल अबाउट, तो जो हमारी नेचर है वो वैसे डेवलप हो जाएगी, वेयर वी विल नॉट केयर अबाउट एनीबडी, बिकॉज वी हैव नेवर नोन दैट फीलिंग. सो बच्चों में भी ये दो चीजें होती है, नॉट ओनली डेप्रिवेशन, प्राइवेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि कई बार क्या होता है, इधर वो नहीं है, बट आई जस्ट टॉक अबाउट इट. एक लॉन्ग केस स्टडी थी अबाउट रोमेनियन ऑर्फनेज. उसमें क्या होता है कि दे डिड अ स्टडी टू सी कि जो बच्चे ऑर्फनेज में हैं उनका क्या असर हो रहा है, हाउ आर दे ग्रोइंग अप. बिकॉज उन्होंने देखा कि ऑब्वियसली दिस वाज लॉन्ग टाइम अगो, तो उन्होंने व्हाट दे रियलाइज्ड वाज दैट इन दैट ऑर्फनेज द चिल्ड्रन वर नॉट लुक्ड आफ्टर प्रॉपर्ली, दे वर नॉट catered to properly. So they, whosoever researched, and his name was Ratta, actually the psychologist. So when he found this, the government decided that these children will be given families. So what the study showed, that the people, children who were actually in that orphanage, some of them had never ever felt the feeling of love. So these children grew up to be more of psychopaths, more of what you call uh, criminal mindset, because they had never known. So whatever they were doing, it was like they had never known the feeling, so they were behaving in that certain manner. And the people who were deprived, or the children who were deprived, what were they behaving like? They were behaving very reluctant in the beginning when they went into the families, but later on, as time went by, they started
fitting in, because they started accepting, they started feeling, because there was deprivation, so they had somewhere lost that feeling. But once they went into a caring family, they were able to love love them, they were able to accept their love. So these are two. So when as teachers or as counselors, we can have both kind of children with us. So we have to see, as for attachment theory also, it says that if a child is gets attachment from the beginning till 2.5 years, then we are actually having a proper development of that child. The child is holistically developed because he has been getting this feeling of attachment and love from somebody, an adult around or a caregiver. And but the children who are deprived of that love in the beginning, they may suffer where emotions are concerned. They may suffer with their physical development, or because obviously they are not being catered to or looked after properly, so proper nutrition is not happening, they're deprived of all these things. So this is happening. So when we say that problems arising due to deprivation, we have to consider both. So as teachers, we have to first identify the children, what kind of child is coming to us. Is he totally deprived? So deprivation can happen in both the families. It's not necessary that the deprivation will happen only in families which are belonging to poor families, poor background. The deprivation can happen in rich and elite families as well. Because you see, there are two extremes here. People who are poor, they are not able to look after their children or their basic needs of the children, like food, nutrition, physical activity, psychologically, emotionally help them. Why? Because they're too busy trying to make their ends meet, to bring food to home. So they are not able to look after their children. But when on the other side, if we see children who are belonging to very good families also, they are deprived, because sometimes what happens, both parents are busy to maintain their status, to maintain their social status. So what they do is, they are actually, father is busy making money and mother is busy trying to show off, trying to have that social status, so that she can tell people how well off she is. So what are they doing? Either they're going to kitty parties, or they are having these social gatherings, which some people say as socialites as well, but it's not the right term they use. But because not all of them who socialize are like that, but there are certain aspects here as well, in that higher elite groups as well, where children are deprived. Why? Because they are not looked after by the primary caregiver, the mother or the father. They are given to maids to look after, they are given to some care home, or like in the sense that they'll, from the very beginning, they'll start going to nurseries. Okay, once they've come from the nursery, they've grown up, they'll start going to some clubs, like study clubs, group books clubs. Okay, that is good. The academics are looked after. The children are very well versed. They know how to talk. They know how to speak well. But what happens is, they are deprived in a very important aspect, that is psychologically. Education needs are met because they are going through all these, because the society is giving them everything that is required. The money is buying that. But emotional needs are not catered to. So these children, even if they are doing very well in studies, somewhere psychologically they are not completely there. So as a teacher, we have to identify what the need of the special need of that children is. So for example, if somebody from a poor family who basic needs, like for example, food is not met, so we have to ensure that they have proper breakfast, they have proper nutritive value is there. So like for example, I used to always have some food in with me in my class when I was teaching these mixed group classes. I used to always have fruits in my class, because I knew that some of the children will come without breakfast in my class. So when the kids come without breakfast, they cannot concentrate. So my first question before starting my lesson would be, because obviously, it's a one teacher concept. So you're always there. When I was teaching primary, you're always there in the class. So you can have, you are flexible, and you can 5 minutes give it to the students. So if they were not they didn't have their breakfast, I would give an apple, because apple is something that can actually give children energy to go on till lunchtime, right? So those kids were a little bit filled up, and they had some nutritive value, and they could carry on. So as a teacher, these are few flexible things you can do
then some children, even though they are getting food, they are not psychologically that uh, happy because emotional satisfaction is not there. Don't have the affection that is required, right? And then what happens is they are not able to accept themselves. They are somewhere, they're feeling neglected. They sometimes don't even like themselves because there's not been a proper reinforcement happening. Yesterday you've done some learning theories, right, where you done talked about how positive reinforcement helps children develop, right? Yes, or today you did it? Anyone? I know there was a lesson about learning. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So I don't hear it from Ma'am, anybody. Let me, okay, choose somebody. Some, वो मैम एक्चुअली में समय लग जाता है, सबने माइक म्यूट कर रखा होता है, तो फिर मैं उसको अनम्यूट करके फिर बात करते हैं. ठीक है. Savita, can you answer, please? Ma'am, there was theories like playing theory and music way method to know that whether that was like to know that how the person reacts, how the child reacts, how his or her body languages tells us about their state of mind. That was the theories. And So were basically, you what asking about that? no, I was talking about the learning theories of operant conditioning, classical conditioning, and how children learn and react to things. Ma'am, there was one class in which they were telling about the theories of which were the experiments on the dogs, which they were telling. Yeah. Were you So asking that about that? so the experiment that was happening with the dog, that which conditioning was that? Like when you provide the food, that time also the dog was salivating, and when there was a like bell, That that is time called, also they were salivating. yeah, salivate. So it is classical conditioning. So what is happening is when a dog is provided by food, so what happens? He salivates, right? So that is unconditioned stimuli because there is nothing that, and then you have a neutral stimuli that is the bell, right? Bell. But Yes, ma'am. when the bell and the food was presented together, then bell became the conditioned stimuli, right? And salvation was the condition response to bell, right? So, what do we Yes. learn for children from here? That the children can be conditioned in a way that they learn or they are conditioned, like, for example, we are conditioned that this is the way we are going to behave in the class, this is the way we are going to behave in a social gathering. So, why are we conditioned this way? Because these are the social norms we have to follow. Just the way the dog salivates and he was conditioned to the bell. And then operant conditioning says that positive and negative reinforcement both play an important role in the development of the child because when you have positive reinforcement, the child knows that this behavior is going to be appreciated and this behavior is going to be condemned. So even if they have certain behaviors that can be undone, like obviously as you saw in that experiment, so when the mice was given electric shock and when he pressed the lever, he quickly learned not to press the lever for food, right? So this shows that even a learned behavior can be unlearned by negative reinforcement, right? So this is what they say that psychological needs would be met if children are positively reinforced certain things in life. So if you are all the time when you're doing something, your psychological needs are only met when you get affection, you get love, you get appreciation. Okay, so educational needs, they will be met when the child is warm enough, they go to school, they understand, they get help wherever they need help. So all these things cater to a holistic development of the child. But when a child is deprived of all these things for a very long time, then certain problems are there with the child. He will have development issues, he will have emotional issues, right? For example, a child is very intelligent, right? And you know he's intelligent, but somewhere the attitude is not right. Why the attitude is not right? Can somebody give me any example? Ma'am, due to love and affection. Mhm.
lack of love and affection. If a child is raised by with love and caring, so that thing is also shown in his behavior. Yes. So if a child is very intelligent, but at the same time don't have a good attitude, or they feel like they have a low morale, is many reasons. You as a teacher have assessed that the logic is very good. That whenever we are generally talking, the child is answering questions. But when it comes to academic, there's some lapse there. He's not able to do things. So as a teacher, we have assessed that the child has that intelligence, but is not able to cope up with the normal academics. So there are some gaps. So we have to, as teachers, assess them, give them tests, so that we can know where the gaps are, and then we accordingly arrange activities in the class related to those topics, so that they are able to learn. So sometimes, as the topic says, that we fail the learner. How do we fail the learner as teacher is that without assessing the child, a very good example is given, which you can read later. While assessing the child, instead of assessing it properly and then bringing about positive reinforcement to that child, what we do is we start condemning that you are really silly, you're really stupid, you don't even know a simple sum to what do? We tell them somewhere that they are not good enough. And when we tell them that they're not good enough, we are blocking their receptive energies. We are blocking them to learn further, right? But if we know that the child is intelligent, and as a teacher he's not able to answer any question, so what happens is, as a teacher I can quickly say, I know you must have missed this because you were there, or for any reason you can say, I feel that there is some gap, I can see you can do this, you're intelligent enough, okay, so I'll give you a small paragraph to read on this topic, and then we will discuss answers. What have you done? Immediately you have made that child get motivated. And what have you done? Instead of telling him that, okay, go back home, read it and come tomorrow, you have already given and assigned him an exercise to do while you are looking after the other class, or asking the questions to the rest of the class. He will be motivated to quickly, with concentration, read that paragraph, so that when you come back to him to ask questions, he's able to answer, because you have motivated, you've told that child that you can do it, right? So this makes a lot of difference to the child's self-esteem and development. Okay, so next is problems. So obviously, if we see the probability curve, we have the average children, and then we have gifted, and we have slow learners, or learning difficulty children, right? So both the children need to be looked after. So when we say that on the probability curve, we have gifted. So when we have gifted children, this is something, obviously this is also less, the percentage is really less, and the percentage of learners are probably almost the same. But whereas the gifted children are concerned, sometimes because it's a desirable behavior, we want to be gifted, we enjoy the gifted children because we have to work less on them, they are at times neglected. Because we know they can do what we are doing in the class, we don't tend to give that much time to them. And we know they're going to do it themselves, and we don't bring them to their full potential because we have neglected them. We're looking after the average and looking after the slow learners, right? So as a teacher, it is our equal duty to give that much time, or assign that much equal time to the gifted children, as well as the lower ability, and as well as the average kids in the class. So when it comes to gifted, what are the traits that we need to see? Can anybody tell me? वो परफॉर्म कैसे करते हैं, क्लास में परफॉर्म कैसे करते हैं, उनका कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग का कैसा है। कई बारी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एक बारी में समझाओ वो समझ जाते हैं, दे आर द गिफ्टेड वंस। बट समटाइम्स जो स्लो लर्नर है, मेरे पास है ऐसे बच्चे, उनको एक चीज जस्ट लाइक एडिशन समझाने में 1 वीक लग जाता है। और कुछ ऐसे हैं जो एकदम से पिक कर लेते हैं। हाँ जी। सो और नेक्स्ट टाइम काजल, निशी और जसकीरत नहीं आंसर करेंगे, कोई और आंसर करेगा, because these are the 3 children I'm seeing from yesterday are answering and nobody else is participating. So I would like others to participate as well. Okay, so I know everybody well. Yes, that is very true, Kajal, that
what you have said, yes. And now, so we see the as per IQ level, the gifted children are who come on the higher level of the probability curve, right? So the gifted are very creative, very creative. They have very high aptitude levels, and they are obviously, because they have high aptitude level, they are creative, they can come out with new things out of whatever you give them. Their confidence level is very high, so their leadership qualities automatically come up. They are able to logically assess things. They are so creative that they are able to find solutions out of things, right? And their performance in almost everything is very good. Their psychomotor abilities are really good, right? And Ma'am, so, I have a question. हाँ जी, हाँ जी, sorry, I can't hear you. काजल, मैम आई हैव अ क्वेश्चन कि जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं और जो हाँ जी, नॉर्मल चाइल्ड है, हाँ जी। मतलब उनमें इतना डिफरेंस आ कैसे जाता है? देखो काजल, देयर आर मेनी फैक्टर्स. जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं ना, इट्स नॉट ओनली दैट दे हैव गॉट अ गुड एनवायरनमेंट, इट इज ऑल्सो देयर जीन्स. Some genes, like how they're meant, because there are so many factors. Three factors which I would mainly say. One is that they're naturally born with the talent. Then the brain is working much in a higher sense than any other. The IQ level is higher. Their uh, logical thinking, their language skills, everything is higher as per brain is quite smart, right? The genes are like that. So it's something naturally gifted to them. Then they have the kind of environment that is working for them. Then they have opportunities which normal children may not have. So they are having these opportunities. So all these things combined together make them much better than the rest of the class. Do you get it? मैम आई हैव अ स्टूडेंट, उसका ना एनवायरनमेंट ऐसा है ना, उसके फादर या मदर इतने इंटेलिजेंट है और मे बी Uh, और उसको अपॉर्चुनिटी भी नहीं इतनी मिली, स्टिल वो इतनी जल्दी ग्रैब करता है और वो इतना इंटेलिजेंट और लॉजिक लगाता है, और जबकि वो भी सिर्फ 5 साल का है, एकदम से so are कैच करता है वो चीजें। तो he तभी गिफ्टेड हो गया ना. So this is something he's naturally got it. So there must be still. It's not that we बट may say that the parents are not intelligent because we don't know. They may be intelligent. They never got the opportunity because of the pressures of work, right? उसके Somewhere in पेरेंट्स gene. बोलते हैं कि जिस जो टेक्निक है पढ़ाने की या जिस तरीके से उसको पढ़ाया जाता है, उस वजह से वो ऐसा है अब। तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है. फिर तो आप ही अप्रिशिएट हो रहे हो. बट अदरवाइज नेचुरली भी जो बच्चे हैं ना, उनमें not everybody, if somebody has a learning difficulty or a slow learner or an average IQ child जो है, वो आपको इतना रिसेप्टिव नहीं होगा. जो नेचुरली इंटेलिजेंट है, जो नेचुरली गिफ्टेड है, वो आपसे ज्यादा रिसेप्टिव होगा. So because he doesn't have that background where he has too many opportunities, but he's still, because there's so many cases you have seen that the children from humble backgrounds have done so well. They've become IAS officer, they're serving the country. Why? Because they're born with those qualities, or that certain abilities that a normal like us don't have, or maybe their concentration level is very high. I may have the same IQ, but at the same time I Ma'am, have an sorry. pardon, ma'am. Ma'am, I saw like hard work is also very matters. Very important. Sometimes IQ is also, IQ एवरेज है, yeah, आपका एवरेज है, मेरा एवरेज है, पर मैं ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ. तो hard work कर मेरे रहा हूँ, मेरे yeah, जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो बेटर होएगी. पर हम better अभी होगी, इधर yeah, जो बात कर रहे हैं, वो नेचुरल जो एबिलिटीज हैं, जो ऑटोमेटिक आ abilities जाते पे, हैं विदाउट हार्ड वर्क, वो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं ना. अब yeah, जैसे yeah, आई गिव यू एन एग्जांपल. बहुत आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट चाइल्ड. वो मेरे क्लास में था, थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड में, and he was classed as he has learning issues and said very well. पर उसने एक उसकी ममा ने, और parents were very hardworking as well. So what they did was they used to write everything and learn, so that he yeah, doesn't miss any spelling.
Everything was written. They used to work very hard. So many hours he used to work. And today he is ready to become a doctor. He gave his entrance test for medicine, and he is now in the Medicine. yeah. And now Ac- the mother called me the other day, and she got in touch with me, and she told me this because she felt she had to share it with me, because we had that sharing connection at that time when he was trying to build himself up, and the Building. parents were working. I was working for him in the class, so we were as a unit working. So the parents thought it was I would feel nice to know that he's achieved that. See, So it yeah, wasn't that he that's was great, ma'am. he was not gifted, but at the same time, he was very hardworking, although he was Hardworking. probably would be Actually, average. ma'am, I saw like last year, my son when in +1 for like studying for JEE Advance, his teacher always told me, "Ki, ma'am, he is gifted, but if he didn't hard work, then he didn't got like." Yeah. तो वही बात हो जाती है ना कि अगर आप गिफ्टेड भी हो और आप अपने जो चैनलाइज नहीं कर रहे हो अपना कर रहे हो। गिफ्ट, आप उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो आप फिर वहीं पे आप अपने हैम्पर कर रहे हो ना. सो हैम्पर कर रहे हो। दैट इज व्हाई वी से एज टीचर्स वी नीड टू लुक आफ्टर द गिफ्टेड चिल्ड्रन एज वेल, बिकॉज वी नीड टू इंश्योर दैट वी एक्चुअली ब्रश देयर स्किल्स टू, राइट. वी हैव मैम टू मेरे स्कूल में, एक मिनट, मेरे स्कूल इंश्योर. में एक टीचर थी, उसके पास सेकंड क्लास तक वो क्लास रही, वेरी हम्म. इंटेलिजेंट क्लास, बट विद इन 6 मंथ टीचर्स चेंजेस, क्लास ड्रॉप डाउन, वो टोटली तो क्लास ऑब्वियस ड्रॉप है. डाउन। आप ये समझो कि वो छोटी क्लास है ना, तो अगर हम यस छोटी मैम। क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਟੀਚਰਾਂ चेंज होंगियां तो की होएगा. अब मेरा यस तरीका मैम। कुछ और है पढ़ाने का, आपका मैम तरीका बट कुछ और एक है बच्चा पढ़ाने था, का. मैम हम्म. एक बच्चा था, वो अभी तक चेंज नहीं हुआ, ही इज वेरी इंटेलिजेंट टिल। क्योंकि आप ये अब इसमें भी आप ये देखो कि हर बच्चे का जो टेम्परामेंट है, सो दैट इज व्हाई वी से इंडिविजुअल डिफरेंसेस कम इनटू प्ले. हर यस चीज मैम। जो है हर बच्चे पे सूट नहीं करेगी. हम जो ये बातें जनरलाइज कर रहे हैं, हमें फिर भी एक जी। इंडिविजुअल डिफरेंस जो है उसको ध्यान में रखना है. और वो बच्चा क्यों उस पर फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो इंटरनली वेरी स्ट्रांग था. His यस emotional मैम। stability, his way of assessing things, his cognitive development was very strong. तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. उसने एक सेट पैटर्न अपने लिए बनाया हुआ था लर्निंग का. तो कोई टीचर बदले या कोई नई आए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. पर कई बच्चे होते यस हैं, मैम। वो टीचर से जितनी देर कनेक्ट नहीं करते उतनी देर तक उनकी लर्निंग जो है वो एडवांस लेवल पे नहीं जाती. दे स्टैग्नेट. ओके। तो अगर मैं हूं, मेरे साथ एक बच्चा कनेक्ट कर गया सपोज टुडे, तो मैं जब तक पढ़ा रही हूँ वो ग्रो कर रहा है, बिकॉज ही कैन कनेक्ट, सो ही इज रेडी टू लिसन टू मी, ही इज रेडी टू डू थिंग्स यस एज मैम। पर माय इंस्ट्रक्शंस. पर जैसी टीचर चेंज हुई, उसकी जो वो स्टैग्नेंट हो गया. क्यों? क्योंकि वो कनेक्ट ही नहीं कर पाया. तो जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, उनको स्पेशल नीड है उनकी, ये कि इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है इन वर्क एनवायरनमेंट, इन एकेडमिक्स. सो जो बच्चे इंडिफरेंट, यूजुअली जो बच्चे अपने आप लर्न करना सीख जाते हैं ना बचपन से, वो बच्चे ज्यादा तरक्की करते हैं, बिकॉज उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है. They will learn, they have set a pattern for themselves to learn, and they will start following that, right? Some So अगर हम juggies are student are also like that. Some student are not interested, but some juggies student are very intelligent. हाँ जी, बट क्योंकि वही, अब आप देखो, अगर आपने ये एक एनजीओ चल रहा है जहां पर वो एक्चुअली स्लम एरियाज में जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो क्या Yes, करते हैं कि ma'am. जो बच्चे, हाँ, जो बच्चे अच्छा करते हैं उनके, विच आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड एक्चुअली, जो एक केस स्टडी मैंने देखी, तो वो बच्चों के जो स्ट्रीट नेम्स हैं उस स्लम में, वो उनके नाम से रख देते हैं कि दे कम फर्स्ट दिस ईयर, तो ये जो स्ट्रीट है ये शीला के नाम से होगी, ये रोहन के नाम से होगी. तो वो एक मोटिवेशन लेवल है सब बच्चों का वहां स्लम एरिया का, कि वो अब अच्छा करेंगे Okay. पढ़ाई में, दे विल डू वेल, राइट. सो ये तो कुछ नहीं होता. ब्रेन तो भगवान ने सबको सेम दी है, राइट, अनटिल अनलेस ऑब्वियसली देयर सम मैल फंक्शन इन द ब्रेन, बट किसी को जल्दी बात समझ आ जाती है, किसी को लेट. ठीक है, तो हमें एज टीचर्स वो असेस करना है कि हमने उनको कैटेगराइज बच्चों को करना है कि जो बच्चे जल्दी कैच कर लेते हैं हमारी बात, उनका एक अलग काइंड ऑफ एक्टिविटी होनी चाहिए. जिन बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है, उनका एक अलग काइंड ऑफ एक्टिविटी होना चाहिए. अब हियर ऑल्सो एज अ टीचर वी नीड टू नो कि बच्चे कैसे लर्न कर रहे हैं. कई बच्चे विजुअल लर्नर्स होते हैं, कई ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं,
राइट, कई किनेस्टिक लर्नर्स होते हैं। सो हमें वो असेस करना बहुत जरूरी है। तो हमें एक्टिविटीज भी उसके हिसाब से होनी चाहिए। जब हम क्या कहते हैं कि हम जनरल 30 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि सेम एक्टिविटी या सेम टॉपिक 3 तरीके से पढ़ा दो। सेम क्लास में 3 तरीके से पढ़ा दो कि आपने विजुअल एड भी दिखा दिया उसी चीज को समझाने के लिए। अगर आप देखो बीएड की जो बच्चे तैयारी करते हैं, वो सब चीजें करते हैं अपने लेसन प्लानिंग, वो तीनों इनकोऑपरेट होते हैं। क्यों? मैम क्योंकि CWSN का क्या करना चाहिए फिर उसमें? इंक्लूसिव एजुकेशन है आजकल तो वैसे ही। हाँ जी बिल्कुल है। तो जो तो मैम, इंक्लूसिव, हाँ हाँ जी जी, नहीं पूछना। मैम, क्या करना चाहिए फिर उनको, मतलब उनके साथ फिर उनकी एक्टिविटीज सेम कैसे अब होगी? हम जनरली क्या करते हैं, जब हमारी बिग क्लास है ना, तो हम उसमें यस मैम। 3 कैटेगरीज में जनरली एज टीचर्स हम अपना लेसन प्लान रेडी करते हैं कि एक गिफ्टेड बच्चा है, तो ये हमारा गिफ्टेड ग्रुप है, ये हमारा क्रिएटिव ग्रुप है, या दीज आर द चिल्ड्रन हु लर्न विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो हमने 3 एक्टिविटीज रेडी करते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज अब आई टेक एन एग्जांपल, वेरी बेसिक एग्जांपल, कि मैंने उनको सिखाना है, एडिशन सिखानी है, ठीक है। अब मैंने एडिशन सिखानी है, एक बच्चे को समझ आ रहा है नॉर्मल ट्रेडिशनल वे से, एक बच्चे को समझ आ रहा है कि थोड़ा सा उसको मैं इलेबोरेट कर देती हूँ कि टेंस को अलग कर दिया, हंड्रेड्स को अलग कर दिया, और मैंने वंस को अलग कर दिया। पर एक कैटेगरी मेरे पास वो भी है जिनको दोनों तरीके से समझ नहीं आ रहा। तो मैंने क्या करा, मैं ग्रेन्स लेकर आ गई क्लास में, ग्रेन्स लेकर आ गई जिसमें, और ब्लॉक्स भी आजकल तो आते हैं टेंस, वंस और हंड्रेड्स के, और उनको मैंने वो दे दिए कि ये आपका सम है, आप इस पे काउंट करें और मुझे आंसर दें, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो गया, उन्होंने फील कर लिया, बिकॉज दैट्स हाउ दे कैन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। दे हैव टू टेक एवरीथिंग इन देयर हैंड, फील एवरीथिंग एंड देन डू इट। एक बच्चे को पता है कि उसका लॉजिकली माइंड बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसको समझ आ गया कि 10+2 हुआ तो 12 हो जाएगा, 100+5+3 करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये सब चीजें ना हमें एज अ टीचर समझनी पड़ती है। अब मैं क्या करती थी, आई गिव यू एन एग्जांपल, व्हेन आई वाज टीचिंग इन प्राइमरी, तो मैं क्या करती थी, मैं असेस कर लेती थी, पहले 2-3 दिन मैं सिर्फ बच्चों को एक्टिविटीज कराती थी क्लास में, क्रिएटिव एक्टिविटीज, ड्राइंग करा ली, कभी उनको कुछ और एक्टिविटीज कराई, रोल प्ले कर लिया। उससे क्या होता था, मैं छोटे छोटे नोट्स अपने लिए पर्सनली बनाती रहती थी कि ये बच्चा क्रिएटिव है, इसकी आर्ट ज्यादा अच्छी है, इसकी हैंड राइटिंग इसकी अच्छी है, इसका मैथ स्किल अच्छा है। तो ये सब चीजें करके जब मैंने एक्टिविटी करानी क्लास में, एक स्पेसिफिक एक्टिविटी फॉर एनी टॉपिक, स्पेशली ज्यादातर एक्टिविटीज साइंस सब्जेक्ट्स के लिए होती थी, तो मैं क्या करती थी, उनको मिक्स ग्रुप्स में डाल देती थी, एक क्रिएटिव, एक लॉजिकल थिंकर, एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ऐसे करके वो जो 3-4 ग्रुप्स होते थे ना, उनमें बच्चे वेरिड एबिलिटीज के इकट्ठे हो जाते थे। फिर वो एक ही चीज करते थे, लेकिन एक दूसरे से लर्न करके, बिकॉज देयर वाज अ क्रिएटिव चाइल्ड हु विल डू समथिंग, हु कैन ड्रॉ, देयर वाज वन हु हैड अ गुड हैंड राइटिंग, हु कुड राइट वेल, एंड दे कुड क्रिएट पोस्टर्स फॉर दैट टॉपिक। डू यू गेट मी व्हाट आई गेटिंग हियर? तो एज अ टीचर आपका जो रोल है यस ना, मैम। वो ज्यादा हो जाता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा यस हो मैम। जाती है जब आपने इन सब बच्चों को, अगर आप चाहते हो कि आई शुड केटर टू ऑल द एबिलिटीज इन द क्लास, राइट। क्योंकि जो गिफ्टेड बच्चे हैं ना, उनमें इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि वो जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनमें इतनी एनर्जी होती है कि उनको वो बोर हो जाते हैं और फिर वो डिस्टर्ब करते हैं क्लास को। तो यस जब वो मैम। यस मैम। क्लास को, तो हमें लगता है कि ये बच्चे ने बिल्कुल पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, बट एक्चुअली उसको आपके पढ़ाने के स्टाइल में इंटरेस्ट नहीं है। उसको लर्न तो करना है, लेकिन आपका स्टाइल इतना बेसिक है, उसकी एबिलिटी से बहुत लो है, तो उसका कसूर नहीं है, एज अ टीचर हमारा कसूर है कि हम उसको इंगेज ही नहीं कर पा रहे। सो एज अ टीचर वी हैव टू से कि वी डू थिंग्स दैट इंटरेस्ट द चाइल्ड। सो अगर सपोज इंटेलिजेंट बच्चा, उसने सबसे पहले आपका ऑलरेडी एक एक्ट, आपको पता है एज अ टीचर, आपको पता है कि मेरे पास ये 2-3 बच्चे हैं क्लास में जो कि बहुत जल्दी काम खत्म कर लेते हैं, तो आई हैव टू, आपके पास एक हैंडी वर्क होना चाहिए उन बच्चों को एक्स्ट्रा वर्क देने के लिए, so that उनकी लर्निंग इफेक्टिव हो। सपोज आई एम टीचिंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ टेंस एंड वंस, बट आई नो दे आर गिफ्टेड चिल्ड्रन, उन टेंस एंड वंस तो इकट्ठा बहुत जल्दी कर लेंगे, तो उनके लिए मैंने ऑलरेडी एक और वर्कशीट बना के रखी है जिसमें हंड्रेड्स भी इंक्लूडेड है। सो दे विल
once they finish what the basic class course is, they will try their hands on extra work. So which they also like, because it is actually making them feel good. It is engaging them, right? And you are also giving them something new that is challenging them, something more than their ability, their age group's ability, right? मैम मैंने 1 मिनट मैंने ऐसे किया हुआ है, अपनी क्लास में 3 ब्लैक बोर्ड लगवाए हुए हैं। हाँ जी। तो उसमें जैसे जो लेवल वाइज बच्चे होते हैं हमारे पास, उनको लेवल वाइज ही वर्क दे देती हूँ, तो इतने वो कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो वो तीनों Yes, ma'am. ब्लैक बोर्ड में उनके हिसाब से आपने लिख दिया, है ना? यस मैम। तो वो पीछे वाले वो भी सीख रहे होते हैं और साथ में वो बड़े बच्चे भी वो सीख रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास हर लेवल का बच्चा होता है। एक्सक्यूज मी हाँ मैम। बिल्कुल ठीक बात करते हैं आप, बिकॉज अगर 3 एबिलिटीज हैं तो समटाइम्स क्या होता है कि हमने असेसमेंट में गलती कर दी, या जब आप 3 ग्रुप्स है ना, तो आपके जो बच्चे मोटिवेट जल्दी होते हैं टू लर्न, यस मैम। because they see the children who are doing better than them or much more work than them, then they get motivated to do little extra, and then you are actually uplifting the other children as well subconsciously, right? यस मैम। यस That is a मैम। good way of dealing. Yes. थैंक यू मैम। Okay. Now we'll go on हेलो to. एक्सक्यूज मी मैम। Yes. मैम आई हैव अ डाउट। मैम जैसे अभी आपने कहा कि हम जो गिफ्टेड चिल्ड्रंस होते हैं उनको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर लें, जिनकी अब उनकी एबिलिटीज़ के बेसिस पे। लाइक अगर हम ऐसा करते तो ये बायसनेस नहीं हो जाएगा एज अ टीचर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए ऐसे कि जैसे का मतलब ये होता है कि आपने अपने माइंड में उनको करना है, आपने क्लास में नहीं उनको अलग अलग बैठा देना कि जो गिफ्टेड है वो फर्स्ट बेंच पे बैठ जाए, जो ऐसे नहीं करना है। वही मैंने आपको बताया कि जब आपने एज अ टीचर यू नो इट इन योर माइंड कि ये मेरे गिफ्टेड बच्चे हैं, या ये मेरे क्रिएटिव बच्चे हैं, ये मेरे लॉजिकली गुड थिंकर्स हैं, तो जैसे जब ग्रुप होता है तो आप इंश्योर करना है वो इक्वली डिवाइडेड हो और काम वैसे मिले, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपने जब आप ये सोचो कि अगर मैं लॉजिकली, आई एम अ थिंकर, राइट, यू आर अ डूअर, आप ड्रॉ अच्छा कर सकते हो और मैं प्लान अच्छा कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया और मैं बोल रही हूँ कि आप एक एंड प्रोडक्ट लाओ, तो मैं आपसे काम करवा रही हूँ लॉजिक अपना देखकर, ठीक है। आप मेरा लॉजिक लेकर वो काम कर रहे हो, तो हम क्या कर रहे हैं, इन द एंड क्रिएट कर रहे हैं एक प्रोडक्ट, दोनों की एबिलिटीज लेके हम दो दूसरे से लर्न कर रहे हैं। हाँ जी। You understand? So we are not discriminating. As teachers, we are ensuring that we understand the special skill the child has and accordingly give them the activities. Okay? और जब हम कहते हैं कि discriminate, आप जैसे ये कह रहे हो कि आपको ये लगा होगा कि मैं कह रही हूँ, वो हम जब उनको एक्स्ट्रा वर्कशीट देते हैं ना, बिल्कुल भी हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं। उन बच्चों को पता है कि हाँ इसने जल्दी काम कर लिया तो उसको एक एक्स्ट्रा शीट मिल गई करने के लिए, मैं जल्दी काम कर लूंगा मुझे एक्स्ट्रा शीट मिल जाएगी करने के लिए, राइट। पर हम उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं, ना हम कभी ये हमने क्लास में कहना है कभी भी एज टीचर्स कि देखो कितना अच्छा है, उसको उसने तो एक और शीट ले ली, है ना। बट हमें ये बट एज ए मैं क्या करती थी, मैं आपको बताती हूँ, ताकि जो मेरे लोअर एबिलिटी बच्चे वो फील बैड ना करें, तो मैं कहती थी, ओ गॉड रोहन, यू ऑलवेज मेक मी वर्क हार्ड, you want me to do extra work for you, now I'll have to find another worksheet for you. So I had already created one for him. Do you understand? So that the other children feel कि मैम भी उससे, हम तो अपना काम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो मैम से एक्स्ट्रा काम करवा रहा है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक हाँ, है तो मैम। लेकिन अगर हम अपने माइंड में माइंड में बना लेते हैं कि ये 3 ग्रुप्स हैं, ये थोड़े सुपीरियर हैं, थोड़े से इंडिविजुअल इंफीरियर्स हैं। नहीं है, सुपीरियर नहीं है, ये आप टर्म्स जो है ना, जो अपने माइंड से निकाल लोगे तो यू विल बी मोर कंफर्टेबल। कोई, क्योंकि जो गिफ्टेड बच्चे हैं ना वो सुपीरियर नहीं होते हैं, आप ये समझे, उनमें एक चीज वो मैं हूं, मैं अगर एवरेज हूं, मेरे में मेरी एबिलिटीज हैं जो बाकियों से सुपीरियर होंगी। गिफ्टेड बच्चे एकेडमिकली अच्छा कर रहे हैं पर इमोशनली मैं शायद ज्यादा अच्छी होंगी, आप समझ रहे मेरी बात। तो इसलिए वो सुपीरियर कोई भी किसी से नहीं होता, एवरी चाइल्ड हैज। मैम ये बात बिल्कुल करेक्ट है, जो बच्चे गिफ्टेड होते हैं वो बहुत ज्यादा इमोशनली वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते। बिल्कुल नहीं होते,
वो उनको बहुत ज्यादा इमोशनल वो डिफेंसिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिफेंसिव होते हैं वो अपनी चीजों को लेके, और अगर कुछ गलत हो जाए वो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, रोने लगते हैं कि कैसे नहीं हुआ। समवेयर दे हैव दिस ओसीडी इशू, लिटिल बिट स्लाइट ओसीडी इशू होता है, मतलब इट्स नॉट, ओसीडी इज बेसिकली अ मेंटल, यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे न्यूरोट्रांसमिटर्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं ब्रेन में जा रहे, सो वी हैव ओसीडी। बट जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं ना, उनको स्लाइट इशू होता है कि उनको अगर परफेक्शन नहीं मिल रहा ना, तो वो उनको वो परफेक्ट करना है, तो दे कीप running to be perfect, keep running to say that they are the best। तो क्या होता है कि उनका इमोशनल इक्विलिब्रियम इतना हिल जाता है कि एज अ टीचर आपका रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उन बच्चों को लेकर, क्योंकि इमोशनली आपको उनको स्टेबल करना ऑल द टाइम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब चाइल्ड हु इज गिफ्टेड, दे वांट 100% मार्क्स इन द एग्जाम्स, राइट, बट दे विल नॉट गेट इट एवरी टाइम। और कभी कभी वो बच्चे आपसे गुस्से हो जाते हैं कि जान के इस टीचर ने मुझे 100 ही दिया, आई डिजर्व 100, राइट। तो आपको ये मतलब कोई भी बच्चा, कीप दिस एज अ माइंड इन योर माइंड, इज नॉट सुपीरियर देन द अदर। एवरी चाइल्ड हैज देयर ओन इंडिविजुअल क्वालिटीज दैट नीड टू बी अप्रिशिएटेड एंड होन्ड ऑन। ओके, जो हमें एज अ टीचर देखनी है कि किस बच्चे में, अब कई बच्चे बिल्कुल पढ़ाई में अच्छा नहीं करते बट दे आर वेरी गुड सिंगर्स। अब सब तो सिंगर्स नहीं बन सकते ना, सब तो आर्टिस्ट नहीं बन सकते, पर वो एकेडमिक्स में भी नहीं अच्छा करते। ये तो नहीं है कि अगर वो सिंगिंग अच्छी कर सकते, इफ दे कैन अंडरस्टैंड द नोट्स सो वेल दैट दे आर लेस इंटेलिजेंट, बट देयर व्हाट इज, अब एज अ टीचर आपको समझना है कि हमारी जो माइंड है, दो ब्रेन्स है ना, एक क्रिएटिव ब्रेन है, एक लॉजिकल ब्रेन। सो कौन सी राइट हैंड साइड की ब्रेन ज्यादा काम कर रही है कि लेफ्ट हैंड साइड की ब्रेन? एज ए टीचर आपको क्लास में भी कहना चाहिए कि सबसे पहले यू शुड डिस्कस कि ओहो ये वेरी क्रिएटिव, राइट हैंड साइड ब्रेन ज्यादा काम कर रही है, लॉजिकल है, लेफ्ट हैंड साइड ब्रेन ज्यादा। ऐसी बातें आप करोगे, बच्चों को लगेगा कि हम सब इक्वल हैं, हमारा जो बस ये है कि उसको वो क्वालिटी ज्यादा बेटर है, उसकी वो क्वालिटी ज्यादा बेटर है। तो उससे क्या होता है कि अगर आप गिफ्टेड, जो एकेडमिकली गिफ्टेड चिल्ड्रन है, उनको आप अगर एक्स्ट्रा कर भी रहे हो तो वो दूसरे बच्चे निग्लेक्टेड नहीं फील करेंगे। But as a teacher, you have to frame the right words, right message has to be given all the time in the class to ensure all children feel comfortable, all children feel good. Okay? ओके मैम, थैंक यू। मैम मैंने एक क्लास में ऐसी एक्टिविटी की थी कि मतलब बच्चों को पीयर ग्रुप बना दिया था, जो बच्चा होशियार था उसको दे दिया कि तुमने हफ्ते में इस बच्चे को पढ़ना सिखाना है, वरना आप होशियार नहीं हो। तो उस बच्चे ने इतनी उसके साथ एक्टिविटी मतलब करी, उसको बच्चे को पढ़ना आ गया, जो मैं नहीं सिखा पाई, बट उसने उसको सिखा दिया। तो आप अब ऐसे, अब एक और इसमें मैं बताती हूँ, पेयर लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने बहुत अच्छा करा, बिकॉज आई बिलीव दिस कि पेयर लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो मैं एज अ टीचर नहीं एट टाइम्स करवा सकती, वो एक दूसरे जो है फ्रेंड्स एक दूसरे को करा देते हैं। व्हाई? बिकॉज दे अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर, उनको पता है किसकी क्या कमजोरी है। सो ये एक एक्टिविटी हमेशा होनी चाहिए फॉर ईच टॉपिक। कि मैं क्या करती थी, मैं की टर्म्स पहले, सबसे पहले की टर्म्स ले लेती थी, की टर्म्स लेके उनको फ्लैश कार्ड्स बना लेती थी और उनकी डेफिनेशंस के फ्लैश कार्ड्स अलग से बना लेती थी, और वो सारों को मैं स्प्रेड कर देती थी इन द क्लास, डेफिनेशंस कीवर्ड्स, डेफिनेशंस कीवर्ड्स। सो क्या होता था कि जिसके पास जौन सी कीवर्ड है वो अपना कीवर्ड डालो, जो बच्चे के पास उसकी डेफिनेशन है वो बताओ। सो एज ए टीचर ये कंबाइंड एक्टिविटी होगी, पहले 5-10 मिनट हमने करा, कई बार बच्चे डेफिनेशन, सॉरी कई बारी बच्चे रॉन्ग डेफिनेशंस भी करते थे, बट बिकॉज वी वर डूइंग ग्रुप एक्टिविटी एंड आई वाज हेडिंग द ग्रुप एक्टिविटी, तो क्या होता था, we were able to tell कि नहीं, इस की टर्म की ये डेफिनेशन है, इसकी। So once they have done that, then what they used to do was I used to leave them for 10-20 minutes कि अब आप क्या करो कि वर्ड लर्न करो। तो एक बारी अपेयर कर लो कि जिसके पास की टर्म है और उसकी डेफिनेशन है, लर्न, एंड देन swap. The one with the keyword will give the keyword to the other person and they will learn the definition and then they will talk about it to the other person. So once they have done this, the whole class had learned the keywords in 20 minutes. So they will exchange the key terms once they know that they are happy with one key term. So this way the activity happened, they learned the key terms, but at the same time, they didn't even feel they were learning. Right? Somebody
Switch off the mic. I think they're talking in the mic somewhere else. नो मैम, मैंने आप कौन सी इंस्टीट्यूट में है? मैं मेरा ये कई स्कूल्स आप देखिए कि पब्लिक स्कूल है ना, जो उन्होंने हाँ क्या जी, किया होता है कि 5-6 सेक्शन बनाए होते हैं, ये टॉपर्स का है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपर, ये उसके ऐसे 5-6 बना दिए उन्होंने, है ना? तो दे हैव हाँ जी। द स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट एंड एबिलिटी। तो क्या ये एक ठीक कंसेप्ट है? हम लेबलिंग कर रहे हैं जैसे स्टूडेंट्स की, तो नहीं, वो ऑलमोस्ट अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। जब मैं पढ़ती थी तब भी ऐसे होता था कि ए सेक्शन में बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बी सेक्शन में थोड़े से ठीक है, सी सेक्शन में उससे लोअर एवरेज के है, और मैं हमेशा बी सेक्शन में होती थी, मैं कभी भी ए सेक्शन में बट पहुंची मैम गवर्नमेंट स्कूल में ये रूल नहीं है कि लेवल बच्चों की जाती है, तो खुद ही करनी पड़ती है बच्चों की। हाँ, गवर्नमेंट तो ऐसे ही होता मैं है। भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, उसमें अभी भी ऐसा ही होता है। ए सेक्शन में इंटेलिजेंट लिए जाते हैं और बी में नहीं नहीं, मीडियोकर। मेरे में तो नहीं है, अब नहीं है, अब खत्म हो चुका है ये। नहीं, ऐसे खत्म नहीं हुआ है, कई स्कूल्स में अभी भी चल रहा है। वी अभी कांट भी से चल रहा है। चल रहा है, सारा कुछ एकदम से खत्म तो नहीं हो सकता। जैसे इसी चीज में क्या ये हमारा जो आप प्लीज माइक बंद कर ले बिकॉज इट इज डिस्टर्बिंग। जब आप ये फिर जब आप ये कहते हैं कि yes, every student is a gifted student, yes, because the student may have different abilities in different areas. Like मैं अपनी बात ये करता हूँ, I'm not good at mathematics, but I am good at other subjects, sciences है, management है, I am very good at this. मुझे आज तक मैथ तो समझ नहीं आता ज्यादा अच्छी तरह से, तो इसका और टीचर हमारे ऐसा लेबल करते थे कि यार तुम्हें तो ये चीज नहीं समझ आएगी, यार ये बड़ी दिक्कत है तुम्हारे साथ, है ना? तो ये और लेबलिंग एक बचपन में ऐसी लेबलिंग की कि आज मैं कितनी हमें 30 साल हो गए यहाँ पढ़ाते हुए इंस्टीट्यूट में, तो आज भी मुझे मैथ से डर लगता है बिकॉज ऑफ द लेबलिंग ऑफ दैट टीचर इन द क्लास व्हेन आई वाज प्राइमरी क्लास स्टूडेंट। तो वो तो वही तो फिर एज ए टीचर हमें यही तो बात लेनी है ना। जब हम टीचर्स अपने टीचर से सीखते हैं तो जो चीज हमें नहीं ठीक लगी, हमें लेबलिंग नहीं अच्छी लगी, तो हमने वो चीज ली कि हाँ मेरे को इस चीज का ऐसे असर हुआ, सो वी शुड बी मोर एम्पैथेटिक टू आवर स्टूडेंट्स नाउ। वी शुड इंश्योर दैट वी डोंट लेबल देम। वी शुड अभी मैं इंश्योर कि अगर हमें किसी बच्चे को डर लग रहा है तो हम तरीके ढूंढे उसको उस डर से निकालने। और मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अभी मैं टेक्निकल इंस्टीट्यूट में हूँ, तो मैंने यहाँ तो देखा मेरी क्लास में अगर मान लो 60 स्टूडेंट है, एवरी स्टूडेंट इज ए टैलेंटेड स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट। but ऐसा मैंने आज तक I have not differentiated any student on the basis of their ability and capabilities, but whenever I give them the assignment, every student is writing something extraordinary thing as compared to the other student. So I feel that all students are good provided they put their heart and soul in the assignment. बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एज ए टीचर हमारा वो बन जाता है ना कि मोटिवेट देम इनफ कि वो अपना बेस्ट एबिलिटीज हमें दिखाएं। तो जब हम वो कर रहे हैं तो हम ऑटोमेटिक है कि बच्चे अपनी एबिलिटीज दिखाएंगे। सबके पास डिफरेंट है, सब अगर सारे कारपेंटर बन जाएंगे तो फिर प्लम्बिंग कौन करेगा? सारे जने डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बन जाएंगे तो पढ़ाएगा कौन? ठीक है ना? सो अगर आप मछलियों को वृक्ष पे चढ़ना सिखाएंगे तो नहीं चढ़ेंगी ना वो। नहीं चढ़ेंगे ना। तो अगर आप अब हाथी है, हाथी को बोलोगे कि वो चीते की दौड़ दौड़े तो नहीं दौड़ सकता ना। इंडियन सिस्टम थोड़ा कुछ इम्प्रूव करना चाहिए। हमारे जितने पब्लिक स्कूल हैं, कॉन्वेंट स्कूल हैं ना, दे शुड इम्प्रूव, क्योंकि अभी आप ट्रेडिशनल तरीके से चल रहे हैं अभी तक, तो इसी करके थोड़ा प्रॉब्लम आती है। क्योंकि मैं कॉन्वेंट में पढ़ी हुई हूँ, तो अभी अगर आप देखो कि कॉन्वेंट में मैं पढ़ी हूँ तो अब तब ये होता था, अब तो नहीं हो रहा। जो मेरा कॉन्वेंट स्कूल में उधर तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है बिकॉज नए तरीके चल रहे हैं जो व्हेन आई वेंट लास्ट टाइम, तो वो डिफरेंट है। लेकिन सब स्कूल्स ऐसे नहीं करते, जो कंफर्टेबल जोन होता है उनका उसी पे चलते हैं। ठीक है ना? अब मैं ये नहीं कहती, ठीक है, जब मैं अपना पढ़ाई कर रही थी एट टाइम्स आई वाज लकी, आई हैड अ मदर हु वाज अ साइकोलॉजिस्ट, सो शी नेवर लेट मी फील कि आई वाज लेस देन एनीबॉडी एट होम। तो अगर मैं बी सेक्शन में भी थी, मुझे कोई कहता भी था कि भी हाँ अभी तू डिसेबिलिटी की नहीं है, तो माय मदर यूज्ड टू से नो, यू हैव मेनी अदर थिंग्स दैट आर गुड, सो इट डजंट मैटर, एकेडमिक्स इज नॉट ओनली द बेस्ट थिंग इन लाइफ, यू कैन डू यही होना चाहिए। हाँ। तो इस करके हम एज ए सोसाइटी, सो एज टीचर्स आपका रोल बन जाता है कि पेरेंट्स को ये चीज समझाना कि अगर आपका बच्चा फर्स्ट, सारे बच्चे फर्स्ट आएंगे तो फिर बाकी क्या करेंगे? फर्स्ट तो वही बच्चा आएगा ना।
जो अगर बाकी बच्चे थोड़े सेकंड थर्ड फोर्थ आएंगे, ये मेरी फ्रेंड कहती मैडम होती थी। टीचर के साथ बच्चों की अपीयरेंस की वर्कशॉप भी लगाएं कि इतनी पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन रखते हैं स्टूडेंट्स पे ना बच्चों पे अपने, वो इतना प्रेशर डालते हैं, बेचारा वो स्कूल से जाने से डरता है, मार्क्स दिखाने से डरता है वो बेचारा, कि मैं अपने पापा को मम्मी को क्या मार्क्स दिखाऊंगा, इसमें मेरे मार्क्स काम आए हैं, तो उनकी एज ए एक्सपेक्टेशन टीचर भी। आपको पीटीएम पे ये चीज बतानी चाहिए, बिकॉज मैं एज ए टीचर बहुत फर्म थी। आई डोंट नो, सब कुछ पेरेंट्स को मैं अच्छी लगती होंगी, कुछ पेरेंट्स को मैं नहीं अच्छी लगती होंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट आई कैन वेरी प्राउडली से कि मेरे आई वुड हार्डली कैन पिन पॉइंट एनी चाइल्ड जो मुझे ये कह दे कि हमें ये टीचर पसंद नहीं थी। I don't remember any child saying it to me or making me feel this. क्यों? क्योंकि मैंने पेरेंट्स को बहुत क्लियर कर दिया था जब वो मुझे बोलते थे कि आपको क्या लगता है कि ये फर्स्ट है कि सेकंड है क्लास में कि थर्ड है। मैंने कहा मैं अपने बच्चों को कैटेगराइज नहीं करती, मेरे लिए सब फर्स्ट है क्लास में, उनके पास कुछ अच्छा है जो दूसरे के पास नहीं है। सो मैं ना कभी असेस करती हूँ, ना मैं आपको कोई असेसमेंट बताऊंगी। सिंपल सी बात, आपको बुरा लगे तो बुरा लगे, लेकिन मेरे बच्चे मेरे लिए सब अच्छे हैं, मेरी क्लास सारी मेरे लिए इंटेलिजेंट है, बिकॉज मैं सबसे कुछ ना कुछ लर्न करती हूँ एज अ टीचर। तो अगर आप ये एक फर्म तरीका रखेंगे ना पेरेंट्स के साथ, वो आपसे पूछना बंद कर देंगे, वो बच्चों को भी बोलना बंद कर देंगे। जब हम उनको ये आंसर कर देते हैं ना पेरेंट्स को कि हमें लगता है शायद टॉप 10 में होगा, शायद नहीं अभी इतना अच्छा नहीं कर रहा, तो पेरेंट्स फिर जाके घर जाके बच्चों को डांटते हैं, क्योंकि हमने उनको खुद ही काउंसिल नहीं करा। हमारी वो नेचुरली जब यंग पेरेंट्स होते हैं ना, तब ऐसे ही करते हैं। जब हमारे जैसे पेरेंट हो जाते हैं फिर उनको समझ आती है कि नहीं ये तरीके बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रखते मार्क्स, और मार्क्स लाइफ में कहीं भी वैल्यू नहीं रखते, कहीं भी। जो आपकी एबिलिटीज है, सो एज ए टीचर सो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ ना, तो जैसे आप बड़े हो गए हो तो आपको ये समझ लग गया, तो एज ए टीचर यू कैन अंडरस्टैंड की होलिस्टिक, वही तो हम लर्न करते हैं ऑल द टाइम। नो मैम, मार्क्स तो रखते हैं वैल्यू, ये मेरे को पता है, मैं एक एक नंबर से हर बार रही हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए। वो हमारा सिस्टम ऐसा है ना कि, बट अदरवाइज अगर आप देखो, आपको क्योंकि एक स्पेसिफिक चीज चाहिए थी, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी, ठीक है, तो इस करके आप उधर आप सोच रहे हो कि मैं नहीं कर पाई बिकॉज मार्क्स मेरे इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। पर अगर एज अ आप इंडिविजुअल सोचो कि आपने कहीं कुछ गेन भी तो करा होगा ना, ये तो नहीं है कि आप यस बिल्कुल मैम। बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता जस्ट बिकॉज वो एक मार्क आपका रह गया तो आप एज अ ह्यूमन बीइंग फेलियर हो। एज अ टीचर, जो भी आपका प्रोफेशन, यूर अ टीचर बाय प्रोफेशन। नो मैम, कभी कभी कोई ताने मार देते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप इतने इंटेलिजेंट हो, पर आप यहाँ क्या कर रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो। मैं तो यही बोलती हूँ कि दिस इज माई सोशल वर्क। नहीं, आपका सोशल वर्क नहीं है, ये आपकी खुशी है। अगर आप अपने काम को खुशी से करोगे, आप उसी में ग्रो करोगे। एक ये भी आपने अपना माइंड यस सेट मैम। चेंज करना है। अगर आप ये सोचो कि मैं एक मार्क से बाहर रह गई, जब तक मैं वो नहीं करती तब तक मैं ये कर रही हूँ, अगर आप इस माइंड सेट से रहोगे तो आप इसमें भी प्रोफेशन नहीं होगे। जब आप नो इसमें मैम, वो तो मेरा खत्म ही हो गया। अब तो मेरा यही वर्क है कि मैं इन बच्चों को ही कुछ कर सकूं बस। बस, तो अगर आपका यही है तो फिर आपको अब ये कहना, अगर कोई कहता भी है कि आप इतने इंटेलिजेंट क्यों हो और यहाँ पर क्यों हो, तो आप बोलो कि यहाँ पर भी इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत है जो सोच सके इन बच्चों के लिए। दैट इज वाई मैं यहाँ पर हूँ, यस मैम। ठीक है ना। ओके क्योंकि मैम। अगर सब इंटेलिजेंट बच्चे आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे तो फिर पढ़ाएगा कौन, आईएएस ऑफिसर बनाएगा कौन, कोई बनाने यस वाला मैम। तो चाहिए, है ना। ठीक है। ठीक है, हाँ। So, okay, now let's get on to what we are doing quickly. और फिर हमारा जो है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ स्लो लर्नर्स। अब जो स्लो लर्नर्स है, सेम वे गिफ्टेड, जैसे हमने बात करी है कि गिफ्टेड बच्चों के लिए हमें एक्टिविटीज अरेंज करनी चाहिए। वी हैव टू अरेंज एक्टिविटीज फॉर स्लो लर्नर्स ऑल्सो। अब जो स्लो लर्नर्स है, इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। सारे इंटेलिजेंस टेस्ट आप करोगे तो आपको उनका आईक्यू लेवल पता लगेगा। मैं जल्दी जल्दी फिनिश करती हूँ इसको। तो उसमें आप अगर देखो, स्लो लर्नर्स में भी आपका एक स्लो लर्नर है, एक माइल्डली रिटार्डेड है, मॉडरेटली रिटार्डेड है, एंड देन यू हैव सब नॉर्मल और रिटार्डेड। तो जो ये बच्चे, कई तो आपको स्कूल में लर्न कर सकते हैं, बट कई बच्चे हैं जो एट
1 पॉइंट स्कूल में आएंगे, बट उसके बाद आप उनको स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ा सकते बिकॉज ऑफ देयर रिटार्डेशन और मेंटल instability. They at times get so aggressive that they can be dangerous to the children. So as a teacher आपको इतना vigilant रहना पड़ेगा कि जब आपको लगता है कि they can be a threat to other children in the school or in your class, आपको उसी टाइम अलार्म करना है. आपने ये नहीं कहना कि अब ये मेरी क्लास में आ गया, अब मुझे तो इसके साथ डील करना पड़ेगा, ओहो इतना ज्यादा हो गया कि मैं बाकी बच्चों को पढ़ा नहीं पाई. नो, एज अ टीचर यू हैव टू पुट योर फुट डाउन कि दिस चाइल्ड इज नाउ एट दिस लेवल दैट आई कैन नॉट इंडिविजुअली हैंडल विद अदर चिल्ड्रन, and he is dangerous to the other children as well, in the sense that he can harm the other children. Dangerous in the sense ये नहीं कि वो criminal हो गया, नहीं, उसको क्योंकि logical thinking process नहीं है, उसके पास वो इतना ब्रेन नहीं है कि वो राइट और रॉन्ग के बीच में असेस कर सके, या वो फॉर एग्जांपल ही में असेस सिंपल थिंग दैट इफ ही हैज टू यूज अ टॉयलेट वेदर ही हैज टू गो टू अ फीमेल और अ मेल टॉयलेट. तो वो सब चीजें जो लॉजिकल थॉट प्रोसेस है उसका स्लो है, तो आई कैन नॉट cater to it while looking after the children. So you have to bring this child out of my class, and now he has to have, or there has to be a one special person in the class who can totally concentrate on this child while I'm teaching other children. So ये सब जो assessment as teachers आपको ही करनी पड़ती है. ठीक है. अब जो स्लो लर्नर्स हैं उनका जैसे मैंने आपको बताया कि दे हैव टू हैव स्पेशल, अगेन लाइक गिफ्टेड चिल्ड्रन, दे हैव टू हैव स्पेशल वर्कशीट्स व्हिच विल बी मोर एज पर देयर लर्निंग स्टाइल, वेदर दे आर किनेस्टिक, दे आर विजुअल लर्नर्स, और ऑडिटरी कम होते हैं. जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनको ज्यादातर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज चाहिए होती हैं. सो एज अ टीचर यू हैव टू इंश्योर, और उनके लेवल के हिसाब से आप जो है थोड़ा लेवल लो भी कर सकते हैं और थोड़ा स्पेसिफिक वर्ड्स कर सकते हैं. जैसे कि गिफ्टेड वालों को आपने थोड़े स्पेशल वर्ड्स उनकी डिक्शनरी में दे दिए या डिफिकल्ट वर्ड्स दे दिए कि ओके नाउ यू ऐड दीज इनटू योर सेंटेंसेस. बट जो स्लो लर्नर्स हैं उनकी जो वर्कशीट्स होंगी उनमें बहुत सिंपल टू सिंपल वर्ड्स आप रखेंगे, ताकि अगर उनके क्लास लेवल से थोड़ा लो सिंपलर टर्म्स भी हो तो भी चलेंगी, so that they understand what they are doing and they are more busy with their own worksheet than disturbing others. ठीक है जी. Or activities, you role plays, all these things play a very important role. So as a teacher you have to guide the parents what they have to do at home with them. कितना उनका, जैसे मैंने डिस्कस करा था कि अगर कई बच्चे हार्ड वर्क ज्यादा करेंगे दे विल कम अप टू देयर लेवल, कई बच्चों को रेगुलर करना पड़ेगा, कई बच्चों को वीडियोस देखते हैं. आजकल तो बहुत ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जो कि आप उनको दे सकते हो. एज अ टीचर आपको रिसर्च तो करना पड़ेगा, लेकिन वो रिसर्च करके आप उनको दो कि ये इस टॉपिक की ये वीडियो है, ही शुड गो एंड सी एट होम एंड देन वी विल डिस्कस व्हाट ही सीन. सो अगर आप वो एक पैरामीटर रखोगे कि ये मैंने आपको फीडबैक लेना है, तो वो बच्चा एफर्ट करेगा, क्योंकि कल को टीचर ने मुझे सबसे पहले क्लास में जाकर इस टॉपिक के बारे में ये क्वेश्चन पूछने हैं. ठीक है. आपको फॉलो अप करना बहुत जरूरी है. इफ यू हैव टोल्ड समथिंग टू द चिल्ड्रन एंड यू डोंट फॉलो अप, देन एज अ टीचर यू हैव फेल्ड, बिकॉज आपने उनको ये एक बता दिया, एक ये एनवायरनमेंट क्रिएट कर दी कि हाँ हम बात करने के लिए करते हैं, बट इट्स ओके, यू नो, वी मे नॉट फॉलो और वी मे फॉलो. ओके, सो ये हो गया. और अब आपका जो एंड है, आई जस्ट रैप अप क्विकली. प्ले एक्टिविटीज और टीचर का रोल एज अ फैसिलिटेटर टू द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन. सो पहली थिंग, हमने जो एक मास मीडिया है, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द चाइल्ड्स डेवलपमेंट. व्हाई? बिकॉज ये आजकल, बिकॉज इंटरनेट होने की वजह से बच्चे जो है सारा टाइम इंटरनेट पे होते हैं. जो एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, जो वो देखते हैं, जो आपका एक आपने यहाँ very important which I want to say is that there are 3 types of learning. So one is social learning also, of both the learnings that you have done, operant classical learning, which is behavioral learning. There is cognitive learning, and then we have this social learning, which is very important at this age, which is also called vicarious learning, where children learn from observation. So as teachers, as parents, you have to tell them that you are their role models. So they will learn what they observe. So अगर suppose मैं कुछ काम कर रही हूँ और मुझे उसकी appreciation मिली है, even if मुझे वो काम नहीं, दूसरे बच्चे को वो काम नहीं आता, उसने वो learn कर लिया कि इस काम की ये appreciation मिलेगी, मुझे effort करना है वो काम करने के लिए. ठीक है. तो वो क्या होता है, जिसको हम कहते हैं vicarious learning. You are learning by observation. You're learning how somebody is getting rewarded, and then you want the same reward and you are motivated to do that work.
So ये सब जो चीजें एज अ टीचर यू हैव टू एक्सप्लेन कि अगर आप बच्चे को डिसिप्लिन चाहते हो बच्चे में, तो आप एज अ पेरेंट भी घर में डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर एज अ टीचर मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे डिसिप्लिन हो, टाइम पर क्लास में आए, तो मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि आई एम इन द क्लास बिफोर माई स्टूडेंट्स अराइव इन द क्लास। आई एम नॉट रशिंग विद माई बैग इन द क्लास while they are sitting and waiting for me. Then I'm again giving the wrong message. Okay, and then when we say role play is very important, because hum agar suppose I'm teaching students different names of the vegetables, so I can have a stall in the class where one child can become a vegetable vendor, other children can become customers, and then they start saying that I want this vegetable, it is for this much. So what are you doing here? You're playing, having a role play. The children are learning the names of the vegetable, children are learning mathematics, children are learning language skills, and they are learning social skills because they're learning how to interact with each other. So role play is very, very important when the children are young. Okay. Here also we have to see that as teachers we see which age group we are teaching. So we also need to know कि जो बच्चे up to 2 years they like to play by themselves. Why they like to play by themselves is because they are exploring the world. They're new to the world. They want to know what they can do. They want to know what their limits are. So they will like to do things themselves without anybody telling them. So as teachers we should let them be. When they grow a little older, they like to associate. They start connecting things. So they will want somebody who likes what they like. So they will connect to them. Maybe they would want them to play. So parallel play, where they will share things, they will talk to each other on the same topic. And then it is cooperative play, where they start, now they've grown a little older, now they start learning, adjusting with others around them, whom they want to incorporate in their playing. So things that they want to do while they can't do. So for example, if I want to go out and play, I don't know how to ride a bike. So what will I do? I'll ask an adult to come along with me so that I feel safe while I'm riding a bike, right? Then after 7 years, imaginative play, their imagination starts playing a good role in their life. So they want to explore things through imagination, what they have seen on media, what they've seen on television, what they've seen things happening. So they like to play those things on. So they will do that with their peers. So as teachers, you have to ensure that you are again having a mix of students with these role plays, so that children who are good with language, children who are good with mathematics, children who are creative, they are grouped together in one group so they learn from each other. So you balance out the group, right? Okay, then again, this is again what we call the cultural schema, that we tend to, when we make groups, we say, we automatically, because we are brought up, we are conditioned in a way that we will give children, the boys, we will give all the boys, so-called boys' toys, like, gardening tools and something to do, farming tools, and girls will get all those embroidery, knitting, and, kitchen tools, so that they motor skills develop, but these are the toys as teachers we are given. No, put all the activities together. Let them see what they like. Let them do things as per their interests. Forget about what boys should do, what girls should do, what looks good on boys, what looks good on. Now in this world, nothing matters. Everything is everyone can do. No color, nothing should be your, as a teacher, you should take that into account. We've already talked about language development, cognitive development, social emotional development. Yeah, therapeutic. So wherever this is, I think the last topic left, I'll quickly finish. I think we've extended the time. So therapies. Nowadays, whenever you feel that the child is lacking something or they need something, so even for our cognitive behavior therapy that we say CBT, this is what happens is they tend to have role plays. They let the children be, they let them play, and then from that we come to know what they are lacking, what they are deprived of. Because when the kids talk to themselves or talk to the peers or have a role play, they tend to open up more. They talk more about what their feelings, why they would cry. And here
the role of attachment also comes a lot. So when we are doing this therapy, we also come to know how attached they are, how insecure as a child they are. So if their parents want to leave, if you want the child to be by themselves in that therapy session, how detached they feel from the parent. Are they ignoring the parent, or are they too clingy to the parent, or they're okay if the parent is logically explaining them something and going and leaving them, and they are okay with it because they are secure. They know that what the parent has said, he is going to leave me here and come back and pick me once my therapy is done, or once my talking with this other adult is done. But if a child is insecure, they will be very clingy, they will not let the parent go, they will cry, they will shout. So as a therapist or as a school counselor, you also come to know that this child is actually developing in an insecure environment. So your way of dealing with that child would be totally different than the child who's secure. And then we have children who are very ignorant. They have actually developed a mechanism where they don't care. So when something like this is there, where the child is, you feel the child is too independent, the child doesn't care whether somebody drops them or leaves them. No, that is the child that needs a lot of care and understanding as the adult or as a therapist or as a counselor, because that child has already developed a what you call self-defense mechanism that is actually letting that child ignore the environment. It's not actually responding to the environment. So as a counselor, your work, or as a teacher, your work is really much more for that child. So you have to assess these things when you are on a therapy session, and you have to let that parent know as well that these are the things that I have assessed, and this is how we are going to work upon it now. So you have to make a plan for the parent to work at home, and you have to have a plan for yourself at work. And then there are other cases who have no play at all because they are academically so inclined to get good marks that they forget that they have to do some physical activities. So there, the lack of physical activity, you have to, as teachers, as counselors, have to let parents know that how physical activity is very important. Because if the child wants to do well, if you want the child's anxiety levels to be at a certain level, you have to ensure that they have a physical activity, because when you have physical activity, the oxygen level in the brain are, so the more oxygen goes in the brain, and the child is able to, it opens up, and the child is able to do much more or better learning. So half an hour at least of activities is very important. I think that's about it. And if any questions, you can ask now. I think we have managed to finish everything. Yes, any questions, students? कोई बच्चा अगर कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। काजल का मैम जो स्लो लर्नर्स होते हैं, मेरे पास एक स्टूडेंट है, वो स्लो लर्नर है। हाँ जी। उसके मम्मा को मैंने समझा दिया कि ये स्लो लर्नर है, तो स्लो लर्नर को हम ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? अब मुझे पता नहीं है, बिकॉज स्लो लर्नर में भी कैटेगरीज होती है। क्या चीज है जो एकेडमिक, मैथ्स, मेनली मैथ्स। हाँ, सो वो स्लो लर्नर नहीं है। उसकी आपको एज टीचर एक तो रीफ्रेम करना पड़ेगा पेरेंट्स से जब नेक्स्ट बात करोगे कि ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। वन, उसको ये उसके प्लस पॉइंट्स हैं कि वो उसकी लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छे हैं, वो राइमिंग वर्ड्स बहुत अच्छे बना सकता है। मैम वो ना बहुत शाय काइंड ऑफ गर्ल है, मतलब बहुत चुप रहती है, किसी से इंटरैक्ट नहीं करती। अगर उसे डायरेक्शन बताई जाए कि वहां से कोई चीज लानी है, वो वहां जाएगी नहीं, वो दूसरी डायरेक्शन में जाएगी। और जैसे वो स्पेलिंग्स होती है, बी को डी बनाती है, डी को बी बनाती है, और वो तो कुछ भी लर्निंग सिखाओ तो वो तो बहुत जल्दी भूल जाती है, वो बहुत जल्दी। तो ये जब उसका वो रिवर्स लेटर्स कर रही है, तो शी नीड्स टू बी असेस्ड कि उसको एक्चुअली लर्निंग प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप रिवर्स लेटर्स लिख रहे हो ना, तो इट इज नॉट नॉर्मल। तो दिस हैज टू बी, देयर इज डिस्लेक्सिया जिसको हम कहते हैं, शी शुड हैव दैट। तो वो आपको चेक करवाना पड़ेगा। सो उसको क्या होता है कि उसका इलाज है इन द क्लास, दे नीड ग्रीन शीट्स और रेड शीट्स, डिपेंडिंग उसको कौन सी शीट बेटर है। तो वो उसको अपनी जो रीडिंग बुक्स है उस पे वो रखेगी ना, शी विल लर्न बेटर।
she will understand the letters better. So that is why वो maths में भी नहीं कर पाती, maybe वो reverse numbers देखती है या मैंने उसको बहुत समझाया है कि फिर समझाने उसको से मैंने कुछ अपने नहीं, पास समझाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि that is नहीं not a, उसको अब उसकी वो खुद जब की लिखती प्रॉब्लम है नहीं है। ना, हाँ आप उसके माइंड की प्रॉब्लम है। वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो she wants to learn if she can learn, but she can't learn because she's got certain issue which we have to assess. So she has to go to a counselor for assessment. आपका अगर स्कूल काउंसलर है तो वहां जाए, नहीं तो अगर आप घर में मेरी है फ्रेंड काउंसलर है, मैंने उससे काउंसलिंग करवाई थी उसकी, तो उसने बोला था कि ये स्लो लर्नर है बट ये ठीक हो सकती है, पर स्लो इसके लर्नर ऊपर में भी काम। ना, काजल, स्लो लर्नर में भी यू हैव टू असेस व्हाट, कौन सी प्रॉब्लम है। आप समझ रहे हैं, प्रॉब्लम स्लो लर्नर्स में भी बहुत सारी होती है, हम सिर्फ एक जनरल कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये स्लो लर्नर है जी और ये गिफ्टेड है जी, उसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं जो आपको एज ए टीचर असेस करनी होती है। आपने असेस कर लिया कि स्लो लर्नर है, विच इज वेरी गुड, आपने असेस कर लिया कि रिवर्स लेटर्स लिखती है, विच इज वेरी गुड। सो नाउ व्हाट द रोल इज कि अगर आपका कॉलेज स्कूल काउंसलर के पास टेस्ट की फैसिलिटीज नहीं है टू टेस्ट व्हाट काइंड ऑफ स्पेसिफिक इशू दैट चाइल्ड हैज, तो आप उसको पेरेंट्स को बोलो कि पीजीआई लेके जाएं, उसका असेसमेंट करवाकर तो हमें दें, ताकि हम उस हिसाब से उसको लर्निंग करवाएं। क्योंकि जब आप पीजीआई एक्चुअल में बत्तीस मैं में जाना सही रहेगा। ट्यूटर 32 हूँ में जो उसकी इनका ना। स्कूल है, आई एम सॉरी 32 में दोनों है स्कूल, 32 में है इसका स्कूल, इनके जो है होता है वहाँ पर। तो पीजीआई जा सकते हैं पेरेंट्स, और पीजीआई में कोई यस प्रॉब्लम मैम। भी नहीं होती है जब वो सारा कुछ असेसमेंट, तो असेसमेंट करवाएं। अगर आप एज ए टीचर हेल्प करना चाहते हैं तो आपको बहुत जरूरी है कि आप इंकरेज करें पेरेंट्स को कि वो जाके टेस्ट करवाएं, टेस्ट करवा के आपको उसकी स्पेसिफिक इशू पता लग जाएगा, फिर आप उसके हिसाब से उसको वर्कशीट्स कराएं, उसके हिसाब से उसको। पेरेंट्स डर जाते हैं, पता है मेरे पास एक और स्टूडेंट था, मैंने उनका भी टेस्ट कराने के लिए बोला था, आईक्यू नहीं, टेस्ट, तो ऐसे वो आप डर गए थे पेरेंट्स ना। नहीं, डरना नहीं है, उनको ये बताओ कि वो डरने की बात नहीं है। हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि हम उसके आजकल क्योंकि एजुकेशन एडवांस हो गया, तो हम उसके हिसाब से मैं उसको क्लास में पढ़ाऊंगी ताकि उसकी लर्निंग बेटर हो और वो अच्छी तरह से बच्चों के हिसाब से कोप अप कर सके। इसमें कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं होता है, ये कोई मेंटल उसके इश्यू नहीं, ये फादर को तो यही सिर्फ लगता है कि मेरी लड़की को उन्होंने मेंटल वो कर दिया कि मेरी लड़की मेंटल है। मैं डिप्रेशन से सफर कर रही थी या तो मैं मेंटली सिक थोड़ी थी, मेरे पास एक प्रॉब्लम आया फॉर सम टाइम, तो मेरे को डिप्रेशन हो गया क्योंकि मैं एक स्ट्रेस लेवल पे थी, क्रॉनिक स्ट्रेस था, उसको मैं कोप अप नहीं कर पाई, तो मैंने मेडिकेशन ली और मैं ठीक हो गई। ठीक है ना, ये कोई आप पागल नहीं हो जाते हो। मेंटल इलनेस अगर आप कहो जैसे कि फिजिकल इलनेस है, वो ये एक फिजिकल पार्ट है ना जो आपको दिख रहा नहीं है, ब्रेन इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ योर बॉडी विच यू कांट सी, और जब वो न्यूरोट्रांसमीटर, सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर्स आर नॉट वर्किंग, जब वो आप उसको मेडिकेशन देते हो, वो जो आपके हैं वो हार्मोन्स, आप जैसे हार्मोन मेडिसिन लेते हो तो आपकी बॉडी ठीक काम करती है, सेम वे अगर आप वो मेडिसिन लेते हो जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर को एक्सिबिटरी इनहिबिटरी जो हम बोलते हैं, तो अगर इनहिबिट हुए पड़े हैं, हम उनको एक्सिबिटरी करना चाहते हैं, तो हम वो एक मेडिसिन देंगे जिससे कि वो ठीक हो जाएंगे और अपने सही पोजीशन पे जाके फिक्स होंगे। तो अगर हम एज अ टीचर ये बात समझें और वही बात पेरेंट्स को समझाएं तो दे विल डू इट। अगर नहीं तो यस यू कैन टॉक टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल और उनको बोलो कि स्कूल से की तरफ से असेसमेंट करवा दें, मैम है ना। एक्चुअली मैं उसकी ट्यूटर हूँ, मैं उसको ट्यूशंस पढ़ाती हूँ, तो स्कूल का नहीं है तो ट्यूशन का है। वो ट्यूशन में ज्यादा टाइम होता है दूसरी चीजें करने के लिए, समझने के लिए भी, एज कम्पेयर टू क्लासेस, तो मैंने ये नोटिस किया है। बहुत से बच्चे, ऐसा नहीं है कि वही है, बहुत से बच्चे जो उल्टे लेटर्स लिखते हैं, उनको समझाना पड़ता है कि ऐसे नहीं ऐसे होता है, कुछ तो प्रॉबेबली समझ जाते हैं बहुत इजीली। हाँ, क्योंकि शुरू में उनको जैसे भी उन्होंने लिखा लिखने दिया, एक तरीका होता है राइटिंग का, वो उनको सिखाया नहीं गया जब बचपन में, है ना। सो इफ यू आर अ ट्यूटर देन उनको एक तरीका बताओ, बिकॉज एबीसी लिखने का भी जो इजी तरीका है, जो आप अगर ऑन नेट जाएं तो हाउ टू राइट अ लेटर ए, हाउ टू राइट लेटर बी, वो सब है ऑन नेट, तो एज अ टीचर है गो थ्रू इट और वही बच्चों को वही तरीका सिखाओ, तो उससे क्या होता है कि किड्स को मैं फ्लुएंसी पहले ऑटोमेटिकली कर्व सीखेंगे। लाइन, स्लैंटिंग लाइन, हाँ, स्लीपिंग लाइन,
उसके थ्रू मैंने अल्फाबेट्स लिखने सिखाए थे। कर्व लाइंस का भी एक तरीका होता है, so they can't go from down to up, they have to go from up to down. So जब आप कर्व लाइन सिखाते हो तो you have to ensure the curve is going the right way, line is being drawn the right way. अगर आप वो उल्टी जब ड्रॉ करें, सीधी ड्रॉ करें, फिर वो वैसे ही लर्न करेंगे। जब बड़े लेटर्स, प्रॉपर लेटर्स, वर्ड्स लिखेंगे तो जैसे एक आदत पड़ गई हाथ को, वो वैसे ही करेंगे। तो जब आप वो सिखाना शुरू करते हो तो वो भी आपको सिखाना पड़ेगा कि आपने कैसे सिखाना है, कि उसको ऊपर से नीचे जाना है कि नीचे से ऊपर जाना है। यूजुअली वो ऊपर से नीचे ही बनाते हैं। मैम तो मैं अगर, बात करता हूँ। हाँ जी, बस सर, थैंक यू। हाँ प्लीज, एक तो प्रेजेंटेशन रोक दे मैम अपनी, आपकी प्रेजेंटेशन एक्चुअली में 2 जगह आपका मॉनिटर चल रहा है। अच्छा, अब ठीक है तो, सर। हाँ हाँ ओके थैंक यू। एक सभी बच्चे एक बार दोबारा से अपना वीडियो ऑन कर ले। आज आपकी लास्ट क्लास है तो एक लास्ट पिक्चर भी हो जाए आप लोगों की। चलिए थैंक यू। उम्मीद है कि आप लोग को सभी को ये ऑनलाइन कक्षाएं अच्छी लगेंगी। अरे हमारे तो मैडम भी उपलब्ध है यहाँ पे। मैम स्मिता मैम नमस्कार। नमस्कार। नमिता मैम, सविता मैम हमारे असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हैं। ओह, मैं तो इन्हीं से सवाल जी पूछ जी रही थी। सॉरी जी मैं बोली नहीं बिकॉज इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स टू इंटरेक्ट विद यू, so that's why I kept quiet. सॉरी मैम। मैंने सोचा कोई डिफरेंट बच्चे को, क्योंकि वो 2-3 बच्चे इंटरेक्ट करते तो आई विल जस्ट आस्क समबडी एल्स। नहीं मैम, बट दैट वाज सेशन वाज रियली गुड एंड मुझे भी बहुत सारी चीजें इसमें लर्न करने को मिली बिकॉज समवेयर जो टीचर्स हैं उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि घर पे पेरेंट्स भी जो है एक तरह से टीचर ही होते हैं। और जब हम ऑफिस में बैठते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं तो वहाँ पर भी हमें इस तरह की गाइडेंस की, ठीक है प्राइमरी लेवल पे भी होती है, बट हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं समवेयर उनको भी कहीं ना कहीं इमोशनली और इस तरह से जो है एकेडमिकली गाइडेंस की जरूरत होती है। तो हमें ये सारी चीजें वहां पे भी हेल्प करती हैं। तो मेरे लिए भी काफी रिफ्रेशिंग था और एज ए पेरेंट भी बहुत ही ज्यादा जो है वो गाइडिंग था ये वाला सेशन जो है आपका। तो आई ऑल्सो रियली गोट एंड एनलाइटन अबाउट सो मेनी थिंग्स टू हेल्प द किड्स इन their studies as a parent of. So that Thank was you really so good. much. Thank you. Thank you.